नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं, बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये मैराथन सीरीज़ शुरू हो चुकी है और कई सारे जो है इसके वीडियोस जा चुके हैं और आगे भी ये आते रहेंगे लगातार कंटिन्यूटी में जब तक आपका एग्ज़ाम ये नहीं हो जाता है। और इसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती रहेगी, वीडियो भी लंबी होती रहेगी क्योंकि हमें सारे टॉपिक इसमें कवर करने हैं। प्रैक्टिस के थ्रू आपकी सारी थ्योरी जो है कवर करनी है। इसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी प्लस थ्योरी का रिवीजन भी होगा। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी की सीरीज़ भी लेकर के चल रहे हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं हम एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं। तो वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। इस वीडियो को स्पीड पे डाल के देख सकते हैं बट पूरा देखिएगा क्योंकि जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपके दिमाग में फिक्स होगा और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सिर्फ उनको आप लिखेंगे। पूरा जो है खाता नहीं तैयार करेंगे क्योंकि अब खाता तैयार करने का टाइम गया। सिर्फ शॉर्टेस्ट नोट्स यानी कि कीवर्ड यानी कि सिर्फ फैक्ट उतना लिखना है, बाकी सब कुछ आपको अब आप अपने दिमाग में रखना है। आगे आगे जो है ये सारी चीज़ों में टाइम वीडियोस लंबी होती जाएंगी, तो ये वीडियो भी लंबी है। आप चाय पानी अपना लेकर के बैठें साथ में, तो साथ में आप रिफ़्रेशमेंट होता रहेगा आपका, क्योंकि थक कर पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं मिलता है। थोड़ा थोड़ा रिफ़्रेशमेंट कुछ होता रहे तभी जो है पढ़ाई करने का उसका मतलब निकलेगा, जब आपको समझ में आएगा। हर चीज़ दिमाग में आप जो है बिठाते जाएंगे, ग्रैब करते जाएंगे। और हम जो ये साथ में और कहना चाहेंगे कि ये सारे वीडियोज़ आप जो है खास करके ये मैराथन सीरीज़ आप सबको शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जो आपके यार दोस्त हैं, जो भी ग्रुप हैं, उन पे शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और यदि आपके लाइक और शेयर से, सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। हम वैसे तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि फ्यूल अगर मिलता रहेगा तो हमारा भी मन होगा कि नहीं, इतने लोग हमको देख रहे हैं और इतने लोग हमें लाइक कर रहे हैं तो हम और अच्छा कंटेंट देने की प्रयास करेंगे एनालिसिस बेसिस पर। वैसे भी सारे क्वेश्चन जो हम एनालिसिस करके ही लाते हैं। तो और साथ में जानकारी के लिए बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो है सारे प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, आप चेकआउट कर लीजिए। कोर्स वीडियो, डेली प्रैक्टिस की, एनसीईआरटी प्रैक्टिस की सब लगी हुई हैं। और साथ में वहीं टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि जो भी ये एनसीईआरटी की नोट्स हैं या कोर्स वीडियोज़ हैं, इनके सभी PDF फॉर्म में नोट्स आप वहाँ से पा सकते हैं। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब जो है पेन और पेपर लेके बैठिए क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स आपके इस समय तैयार होंगे, सिर्फ कीवर्ड आप लिखेंगे वहाँ पर, बाकी सब कुछ दिमाग में रखेंगे और यही नोट्स आपको लास्ट टाइम में रिवीजन दिलाएंगे, यानी कि पूरा रिवीजन आप कर पाएंगे। और जब आप पूरा रिवीजन कर पाएंगे तभी वहाँ पर सटीक आंसर देने में सक्षम होंगे। तो पेन और पेपर लेकर के बैठिए। अब आपके खाता नहीं तैयार करना है, मतलब ग्रंथ और पोथी लिखने का टाइम गया। अब आपके शॉर्टेस्ट नोट्स तैयार होने चाहिए, उसमें सिर्फ कीवर्ड होगा, बाकी सब कुछ आपके माइंड में होगा। यानी कि वहाँ 2% होगा और 98% आपके माइंड में होगा। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, जो फॉलो करेगा वो सक्सेस पक्का होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? तो पॉलिटिक्स, लेवियाथन, रिपब्लिक या द प्रिंस। प्लेटो किसके लेखक थे? सभी को पता है कि प्लेटो और अरस्तू का टॉपिक चल रहा है। तो प्लेटो जो है रिपब्लिक के लेखक थे, इसी से इनको ख्याति मिली थी। पॉलिटिक्स के लेखक जो हैं अरस्तू हैं और लिवायथन जो है, लिवायथन के हॉब्स हैं और द प्रिंस के मैकियावली हैं। मैकियावली ने राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था और मैकियावली को आधुनिक राजनीति शास्त्र का या राजनीतिक विज्ञान का क्या जनक बोला जाता है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है, रिपब्लिक से ही प्लेटो को ख्याति मिली थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य, परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है? सेफालस, सिमेकम, अरस्तु या लेकोफेन। तो ये जो है अरस्तु के द्वारा कहा गया है। ये राजनीति विज्ञान के जनक हैं अरस्तु और जीव विज्ञान के भी जनक
कहे जाते हैं। दोनों ये फैक्ट हैं और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान के जनक और जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। मैं लिख नहीं रही हूँ, आप ओरली इसको सुनते रहिए और जो आपको लगता है कि आपके लिए नया है उसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। ठीक है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, क्वेश्चन बहुत हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि मैम क्लास को जल्दा मतलब स्पीड में लीजिए, तो स्पीड में लेने के लिए हमें लिखना कम करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि क्या कह रहे हैं कि अरस्तू ने ये बात कही है और इनके अनुसार कि ये कहते हैं कि काल के क्रम में राज्य जो है परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। और प्लेटो की तरह अरस्तू भी राज्य को सावयवी संस्था मानते हैं, यानी कि जो सावयव यानी कि शरीर के सिद्धांत, जिसमें जैसे शरीर और अंग का संबंध होता है वैसे राज्य और व्यक्तियों का भी संबंध होता है। तो चलिए अभी यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लेटो की रिपब्लिक का उप शीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है, शिक्षा से, या राजनीति से, या सोफिस्ट वर्ग से? तो जो प्लेटो की रिपब्लिक है उसका उप शीर्षक है न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस इसका जो है शीर्षक ही है। तो इसमें जो है न्याय से संबंधित अवधारणा दी गई है। प्लेटो ने न्याय की स्थापना के लिए 2 आधार स्तंभों की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रथम शिक्षा का सिद्धांत, जो इन्होंने रिपब्लिक में जो है शिक्षा का सिद्धांत दिया है, बहुत ही डेप्थ में दिया है। इसी से जे रूसो जो थे इन्होंने बोला ये शिक्षा पर सर्वोच्च ग्रंथ है। जे रूसो ने ऐसा बोला रिपब्लिक को, क्योंकि ये शिक्षा के बारे में इसमें बहुत डीपली दिया गया है। दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत पे बल दिया है। इसमें साम्यवाद के सिद्धांत पे बल दिया गया है। तो इसमें क्या है, परिवार और संपत्ति में साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी बातें मैं कई बार बता चुकी हूँ। चलिए आगे चलते हैं। और ये कहते हैं कि जो प्लेटो हैं इनके अनुसार एक राज्य, आदर्श राज्य जो है नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र जो होता है उसी से बनता है, और नागरिकों के सद्चरित्र और सद्गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। प्लेटो इसीलिए इनका कथन है कि शिक्षा मानसिक रोग को दूर करने का मानसिक उपचार है। इनका कथन है शिक्षा मानसिक रोग को दूर करने का मानसिक उपचार है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न्याय से संबंधित। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। सेशन को लाइक कर दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आगे आने वाले हैं। और आगे मिक्स क्वेश्चन भी हमने रखे हैं जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को आपको बढ़ाएंगे, तो वो भी हैं इसी में। अगला है, निम्नलिखित में से अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉज, पॉलिटिक्स। यहाँ पर अरस्तू की बात हो रही है, तो अरस्तू की जो फेमस पुस्तक है वो पॉलिटिक्स है। यही इनकी जो है फेमस पुस्तक है। ये जो पॉलिटिक्स है ये प्राचीन दर्शन का क्या था कि एक अधिक यथार्थवादी वर्णन है। पहले इतनी यथार्थवादी पुस्तकें मिलती नहीं थी। राजनीतिक दर्शन का एक ये यथार्थवादी वर्णन है। इसमें शासन के लक्ष्य के स्थान पर शासन की कला का उल्लेख किया गया है। और पॉलिटिक्स कितने 8 भागों में विभाजित है। इसके कितने भाग हैं? 8 भाग हैं इसके। ये 8 भागों में विभाजित है और शासन की कला पर इसमें बात की गई है। शासन की कला पर इसमें बात किया गया है। और अरस्तू को क्या है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। और द रिपब्लिक की बात करें तो ये प्लेटो की है, अभी हमने बात की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। और बात करें लॉज की तो लॉज भी जो है प्लेटो की पुस्तक है। ये सभी जो है दोनों प्लेटो की, लॉज एंड रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे देखेंगे, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की कितनी? 1800, 5040 या फिर 10,000 या फिर 20,000। तो 5040 जो है इन्होंने निश्चित की थी। और प्लेटो के दर्शन में क्या है कि पाइथागोरस का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और उसने गणित के गुणनफल को इतना महत्व दिया कि उसने राज्य की जनसंख्या जो है 5040 बताई। इसमें गणित का जो है गुणा करके तब इसने ये संख्या बताई थी। तो उसके पीछे भी एक इनकी जो है छोटी सी थ्योरी है,
लेकिन उतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखेंगे क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तु, लॉक, प्लेटो, जे.एस. मिल। तो जो प्लेटो महोदय थे इन्हीं को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा में, यहाँ प्लेटो की बात हो रही है, तो जो ग्रीक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो है प्लेटो एक उच्च कोटि के आदर्शवादी जो है राजनीतिक विचारक थे और नैतिकता का गुण जो है इनके अंदर बहुत था, यानी कि ये नैतिकता के पुजारी थे। प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है उसमें क्या है कि जो उस समय की बुराइयां थी एथेंस की, धार्मिक तंत्र की प्रधानता थी, शक्ति राजनीतिक उथल पुथल का जो है, ये सब सारी जो गंभीर समस्याएं थी, इसका एक आदर्शवादी समाधान निकाला था। तो प्लेटो को सबसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है, यानी कि इन्होंने जो है एक आदर्शवादी समाधान निकाला था जिसका मतलब ज़मीन में मतलब धरातल पर उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। जैसे कि प्लेटो का आदर्श राज्य मुमकिन नहीं हुआ, तो वही बात है, स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक प्लेटो को कहा जाता है। और जो अरस्तु हैं, अरस्तु के बारे में हमने जान ही लिया है, कई बार देख लिया इनको अभी। तो लॉक हैं, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट के पुस्तक, ये इनकी पुस्तक है और ये उदारवाद के जनक बोले जाते हैं। और इन्होंने जो है श्रम का सिद्धांत दिया है, श्रम का सिद्धांत इन्होंने दिया है। जे.एस. मिल की बात करें तो स्वतंत्रता या नकारात्मक स्वतंत्रता के ये प्रबल समर्थक हैं। ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने जो है स्वतंत्रता संबंधी अपने विचार दिए हैं। और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी जो है दूसरी पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, इसमें इन्होंने औरतों के अधिकारों पर बात की है। जे.एस. मिल ने कार्यों को दो तरह से डिवाइड किया है, स्वपरक कार्य जिसका जो है असर सिर्फ अपने ऊपर होता है, परपरक कार्य जिसका प्रभाव जो है समाज पर पड़ता है। तो परपरक कार्यों पर राज्य जो है नियंत्रण लगा सकता है, स्वपरक कार्य जिसका प्रभाव सिर्फ अपने ऊपर होता है, इस पर राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? प्लेटो ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने या ऑस्टिन ने? तो नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखने वाले अरस्तु महोदय हैं। जो अरस्तु ने नागरिकता की अवधारणा में गुलामों को बाहर रखा था और इनका जो ग्रंथ था पॉलिटिक्स, इसमें इन्होंने सारा जो है स्पष्ट किया है। ये कहते हैं कि जो राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है वही जो है नागरिक है, और वह गुलामों के साथ साथ स्त्रियों, बच्चों, श्रमिकों, शिल्पियों और विदेशी नागरिकों को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखते हैं अरस्तु महोदय। और ये कहते हैं कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ऐसा इनका मानना था। ये इन्होंने किसको किसको न्याय से जो है इससे बाहर रखा, नागरिकता से? जो गुलाम थे, स्त्री, बच्चे, श्रमिक, शिल्पी और विदेशी, इतने लोगों को इन्होंने नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा था। और हॉब्स की बात करें तो लिवायथन इनकी पुस्तक है जो फ्रांस में लिखी गई इनके द्वारा जब ये देश से बाहर थे और गोडॉल्फिन को समर्पित है। ऑस्टिन के बारे में बात कर लेते हैं, एकलवादी संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। और लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने अपने संप्रभुता संबंधी विचार दिए हैं। प्लेटो की बात करें तो ये जो है रिपब्लिक, द लॉज, स्टेटमैन, ये सब इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं? प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, ना कि वास्तविकता। वह नारीवादी नहीं था, उसने वर्ग राज्य की बात कही। सही विकल्प चुनेंगे क्योंकि यहाँ आपको विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर दो सेंटेंस सही दिख रहे हैं। पहला, प्लेटो ने अधिकार की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया, क्योंकि ये कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्यों को पालन करना ही जो है क्या है कि उसका अधिकार है, यही जो है अधिकार इन्होंने माना है। क्योंकि इनका स्टेटमेंट है कि सभी अपने अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए आपस में सामंजस्य बनाएं और यही जो है न्याय है।
तो मतलब उन्होंने जो है अधिक कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है, अधिकारों पर अधिक बल नहीं दिया है। तो ये स्टेटमेंट उनका सही है। और उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, ना कि वास्तविकता। तो सही है ये भी, क्योंकि उनका आदर्श राज्य जो है कभी धरातल पर आ ही नहीं पाया। बाद में उन्होंने उप आदर्श राज्य की जो है व्यवस्था की थी, किसमें, लॉज में। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंस यहाँ पर सही होंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म जिसे बोलते हैं, और गुफाओं का रूपक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि जो आकृति का सिद्धांत है और गुफाओं का रूपक प्लेटो से संबंधित है, या अरस्तू से, या मैकियावली से, या हॉब्स से। तो ये संबंधित है प्लेटो महोदय से। ये जो है प्लेटो महोदय संबंधित है। और अरस्तू की बात कर लें तो इन्होंने संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले, संविधान या सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले ये सबसे पहले विचारक हैं। और इन्होंने 158 जो है देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष दिया था। मैकियावली की बात कर लें तो इनकी पुस्तक द प्रिंस है। इनकी तुलना चाणक्य से की जाती है। और इनका क्या है कि इन्होंने व्याघ्र लोमड़ी नीति का जो है सिद्धांत दिया है। और इसमें कहा है कि राजा को व्याघ्र की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। और कोई भी साधन राजा यूज कर ले, अगर राज्य का भलाई हो रही है उस साधन से, तो नैतिक अनैतिक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है इनके बारे में है। हॉब्स जो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। लिवायथन इनकी पुस्तक है। आगे देखेंगे हम। ऑप्शन दे दिया है, यस, ऑप्शन आपको मिल चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन। तो द रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लॉज ये सभी जो है प्लेटो के द्वारा लिखी गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्लेटो के द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। इसके अलावा अगर द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज, इसके अलावा देखें तो मीनो, द सिम्पोजियम और सोक्रेटिक डायलॉग, अपोलॉजी, सोक्रेटिक डायलॉग, अपॉलजी, ये सारे इनकी पुस्तक हैं, मेन पुस्तक। इसके अलावा तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है नहीं, पूछ रहा है, ऑप्शन डी सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है। रिपब्लिक का केंद्रीय विषय की बात हो रही है। आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, समाजवाद की स्थापना। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो प्लेटो की पुस्तक, इसका केंद्रीय विषय है कि न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। जो है प्लेटो जो है न्याय को प्राप्त करने के लिए, ये न्याय को प्राप्त करने के लिए, शासन में न्याय बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया कि राजा को, मतलब दार्शनिक राजा को स्वीकार किया कि राजा जो है राज्य में दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन किया है। और सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग को अपने अपने स्वभाव के अनुरूप भूमिकाएं सौंपी गई हैं। और इसी में इन्होंने साम्यवाद का भी जो है सिद्धांत दिया है। और जो है सैनिक और शासक को इस साम्यवाद की कैटेगरी के अंदर रखा है, जबकि जो तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, उसको इस कैटेगरी यानी कि साम्यवाद के व्यवस्था से बाहर रखा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसने कहा जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। किसने कहा। हेगल ने कहा है, लास्की ने कहा, सेबाइन ने कहा, या ग्रीन ने कहा है। किसने कहा है। तो ये कहने वाले सेबाइन महोदय हैं, क्योंकि सेबाइन जो कहते हैं अपनी पुस्तक में ये बात कही है। ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इनकी पुस्तक है। कौन सी है। ये बात सेबाइन महोदय ने की है। ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी
इसमें जो है सेबाइन ने अपनी ये बात कही है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, क्योंकि जो प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें यानी कि उसका अनुकरण जो है अरस्तु ने किया है। आदर्श राज्य का उन्होंने बहुत विरोध किया है, लेकिन जो प्लेटो का द्वितीय यानी कि उपराज्य है अर्ध जो ये द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है प्लेटो का, उसी का अनुसरण अरस्तु ने करके अपने आदर्श राज्य के लिए जो है कुछ बातें बताई हैं। तो उसमें जो है यानी कि प्लेटो की कॉपी किया गया है उसमें, क्योंकि वो जो द्वितीय राज्य था प्लेटो का उसको अरस्तु ने समर्थन दिया था और उससे बहुत कुछ चीज़ें ली थी। तो अगर हेगल की बात करें, हेगल की बात कर लेते हैं। ये क्या है? ये आदर्शवादी हैं, लास्की बहुलवादी हैं, ग्रीन आदर्शवादी उदारवादी हैं और सकारात्मक जो है सकारात्मक उदारवाद के ये सकारात्मक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। और ब्रिटिश जो है उदारवाद है उसके प्रवर्तक हैं और ब्रिटिश उदारवाद को ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश उदारवाद नहीं, ब्रिटिश आदर्शवाद, सॉरी ब्रिटिश, कभी उदारवाद पढ़ाते पढ़ाते उदारवादी बताए जा रही हूँ, ब्रिटिश आदर्शवाद है। ब्रिटिश आदर्शवाद की स्थापना ग्रीन महोदय ने किसके किया? जो हेगल का जर्मन आदर्शवाद था उससे बचने के लिए ब्रिटिश आदर्शवाद की स्थापना की थी, यानी कि इसको प्रतिपादित किया था और इसी को जो है ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। लास्की की पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी जो है पुस्तक है। ये सभी मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो है ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज होती रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आप नहीं छोड़ सकते। हेगल क्या कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, और ये सब बातें हेगल की हैं। और देखेंगे हम अब अगला क्वेश्चन। अरस्तु जो है किसको वरीयता देता है? राजतंत्रवादी, पॉलिटी, लोकतंत्र, अल्पतंत्रवादी। तो अरस्तु जो है पॉलिटी को क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं। इन्होंने पॉलिटी को ही सबसे अच्छा जो है शासन माना है। अरस्तु जो है शासन के विभिन्न रूपों में सबसे ज़्यादा क्या है, पॉलिटी को वरीयता देते हैं। और अरस्तु की पॉलिटी से तात्पर्य है कि वर्तमान में पॉलिटी का प्रचलित अर्थ, जो वर्तमान में पॉलिटी है उससे जो है अर्थ भिन्न है। तो जो अरस्तु की पॉलिटी है उसका अर्थ है कि शासन के एक ऐसे प्रकार से है, यानी कि एक शासन का ऐसा प्रकार हो जो कुछ प्रबुद्ध, जो यानी कि बुद्धिजीवी, कुछ बुद्धिजीवी और वो मध्यवर्गीय हों, यानी कि ना वो बहुत अमीर हो ना गरीब हो, मध्यम कैटेगरी के वो जो हैं लोग हों, उन मध्यवर्गीय नागरिकों द्वारा शासित हो, लेकिन वो बुद्धिजीवी हों, यानी कि बुद्धि उनके पास हो, पढ़े लिखे हों, तथा जो सभी के सामान्य हित को सर्वोपरि रखें। और अरस्तु इसे शासन का श्रेष्ठ रूप मानते हैं। उन्होंने कहा है कि बेस्ट गवर्नमेंट इज़ पॉलिटी। तो उनके अकॉर्डिंग पॉलिटी क्या है? पॉलिटी वो है कि मध्यवर्गीय जो लोग हैं उनमें से जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा शासन मतलब किया जाए, और वो जो है सामान्य हित यानी कि सभी के हित को सर्वोपरि रखें, ना कि अपने गुट को आगे ले जाएं, अपने समूह को आगे ले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटी जो है उनकी जो है ये जो है इसको वरीयता देते हैं। और राजतंत्रवादी कौन थे? राजतंत्रवादी जो है चाणक्य हैं और निरंकुश राजतंत्र हॉब्स समर्थन करते हैं, और जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूसो जो है समर्थक हैं। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है रिवीजन होता रहे वो ज़रूरी है, रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। रिपब्लिक किस प्रकार की शैली में लिखा गया ग्रंथ है? नाटकीय शैली, इनमें से कोई नहीं, काव्यात्मक शैली, सामान्य गद्यात्मक शैली। तो रिपब्लिक जो है किसकी पुस्तक है? सबसे पहले देख लेते हैं प्लेटो। और प्लेटो ने क्या किया था? द्वंदात्मक यानी कि जिसमें संवाद होता है
वो उस शैली को यूज किया था। तो इनमें से कोई नहीं, ना तो कोई संवादात्मक है, ना तो कोई द्वंद्वात्मक है, तो इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि ये संवाद की शैली में लिखा गया, द्वंद्वात्मक पद्धति का इसमें इस्तेमाल किया गया है। संवादात्मक भी होता तब भी यहाँ चल जाता। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न को एनालिसिस करना है कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो क्या ऑप्शन चूज होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ किया। तुलनात्मक राजनीति की बात किसने की प्रारंभ किया है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, जी आमंड ने या डेविड ईस्टन ने। तो जो है हमने अभी अभी कुछ देर पहले बात की थी कि अरस्तु महोदय जो है इन्होंने तुलनात्मक जो है 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन करके और जो है बहुत ही विलक्षण निष्कर्ष निकाले थे, यानी कि जो निष्कर्ष उस समय सब अध्ययन करके एक उचित निष्कर्ष पर पहुँचे थे। तो 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया था और सबसे पहले थे ये करने वाले, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सबसे पहले करने वाले अरस्तु थे। आगे देखेंगे हम, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। कूट का भी प्रयोग आपको करना है। प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है। प्लेटो के लेख डायलॉग के रूप में हैं। तो प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास रखता है, बिल्कुल। ये कहते हैं कि जो है सभी वर्ग अपने अपने जो है कार्यों को करें, यही न्याय है। तो प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा है, बिल्कुल। वो पूरे समाज को जो है 3 वर्गों में, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्गों में बांट करके उनके सभी के कार्यों के, उनके गुणों के आधार पर जो है बांट देता है। तो विशेषीकरण यहाँ पर आ गया। प्लेटो के लेख डायलॉग हैं, बिल्कुल। उन्होंने संवाद द्वंद्वात्मक शैली का जो है इस्तेमाल किया है। संवाद यानी डायलॉग, वार्ता के रूप में सारे उनकी किताबें लिखी गई हैं। इसको बोला भी जाता है प्लेटोस डायलॉग या डायलॉग ऑफ प्लेटोस। तो ये सब बोले जाते हैं, उनके सारी किताबें जो हैं ऐसी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे जो है 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है, यानी कि रीज़न। अरस्तु दास्ता का औचित्य सिद्ध करता है, बिल्कुल सिद्ध करता है। वो कहता है कि दास्ता के बारे में बताता है कि कुछ लोग जो है दास प्रवृत्ति के होते ही हैं और कुछ लोग जो हैं मतलब सत्ता पाने के लिए यानी राज करने के लिए होते हैं। उनको जो है पैदाइशी वो ऐसे होते हैं, उनको वैसी बुद्धि पैदा होते ही उनके साथ होती है। और दूसरा क्या है रीजन, दास्ता जो है मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है। तो ये भी सही है, क्योंकि अरस्तु कहता है कि मालिक के लिए इसलिए सही है कि अगर दास घर के काम कर लेगा तो मालिक को राज्य में उपयोगी कार्य करने के लिए, जो उसके पास स्किल है वो कार्य करने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा। और दास के लिए इसलिए उपयोगी हो क्योंकि वो मालिक के साथ रह कर के उसमें भी बुद्धि का विकास होगा और वो जो उसकी प्रवृत्ति है, उसकी बुद्धि है, वो उच्च स्तर में मतलब जाती जाएगी, यानी कि उसका स्तर ऊंचा होता जाएगा। तो दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्लेटो के अनुसार राज्य का निरंतर रूप कौन सा है। निम्नतर की बात हो रही है। लोकतंत्र है, अल्पतंत्र है, तानाशाही है या महाजनतंत्र है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकतंत्र। क्योंकि प्लेटो ने जो है कानून द्वारा शासित राज्यों में राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है और लोकतंत्र को निम्नतर जो है माना है। पहले क्या है, ये कानून को मानते ही नहीं थे, क्योंकि इसी कानून की वजह से इनके जो गुरु थे सुकरात, उनको जो है क्या जहर विष पीना पड़ा था। तो ये कानून को मानते नहीं थे। लेकिन बाद में इन्होंने लॉज में जो है कानून को माना और तब इन्होंने जो है ये बात बताई कि जो है जो कानून द्वारा शासित राज्य हैं उसमें राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ है और लोकतंत्र को इन्होंने निम्नतर राज्य स्वीकार किया है, ऐसा ये कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात हो रही है, कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति एवं अंतर पर निर्भर नहीं करता है। राज्य का व्यक्तियों का बृहत रूप मात्र माना जाता है। एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
और राजनीतिज्ञों की अनभिज्ञता और अक्षमता लोकतंत्र का कारण है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कौन सा जो है असत्य है वो आपको बताना है। तो कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं था, ये गलत है, क्योंकि अभिवृत्ति यानी कि उनका स्वभाव, जो उनके पास गुण थे, उस पर ही निर्भर था कार्यों का विभाजन। यानी कि जिसके पास साहस था वो सैनिक था, विवेक राजा था, जिसके पास विवेक था राजा था, और जिसके पास क्षुधा थी तो वो जो है उत्पादक श्रेणी में रखा गया है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? तो कौन नहीं मानता है? कार्ल पॉपर, RHS क्रॉसमैन, R निस्बेट, या क्या है ये बर्ट्रेड रसेल। तो कौन नहीं मानता है? इसमें जो है R निस्बेट हैं, ये प्लेटो को सर्वाधिकारवादी नहीं मानते हैं, जबकि अन्य विचारक जो हैं उनका मानना है कि प्लेटो के दर्शन में सर्वाधिकारवादी तत्व मौजूद हैं। तो जो है ये निफ्सेट, आर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये इनको सर्वाधिकारवादी नहीं मानते हैं। किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? रचना प्रकल्प न्याय किसने कहा है? तो केटलिन है आपके उसमें ऑप्शन में, AB फोस्टर हैं, कार्ल पॉपर हैं, या बार्कर हैं, कौन है? तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रचना प्रकल्प न्याय किसने कहा है? तो AB फोस्टर ने कहा है। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि फोस्टर मानते हैं कि प्लेटो का जो सामाजिक न्याय का विचार है वो भवन निर्माण करने वाले शिल्पी अथवा वास्तुकार जैसा है, इसलिए इन्होंने इनको रचना प्रकल्प न्याय कहा है। रचना प्रकल्प न्याय, फोस्टर। तो देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोड का भी इस्तेमाल करना है। सेशन को लाइक कर दीजिए, जो भी लोग जुड़े हुए हैं लाइक करके, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है? प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई? स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस, वेनिस, यहाँ एथेंस होगा, एथेंस और वेनिस। ऑप्शन है हमारे सामने, पहला दूसरा, पहला तीसरा, सिर्फ तीसरा, या सिर्फ दूसरा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिर्फ दूसरा। कौन है? जो स्पार्टा, ये स्पार्टा है, इसकी वजह से हुई, क्योंकि प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आंखों से स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा था। किसको? यूनान को। उसने अपने प्रिय गुरु और अपने देश में जो सबसे श्रेष्ठ मानव सुकरात थे, उनको विष का प्याला पीते हुए देखा था। तो जो स्पार्टा की घटना थी, उससे जो है इन्होंने अपने जो राज्य की बुराइयों को दूर करके एक समाधान निकाला, दार्शनिक राजा का समाधान निकाला। साम्यवाद, जो संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति वहीं से होती है, क्योंकि दार्शनिक राजा कैसे बनेगा? जो परिवार और संपत्ति से दूर रहेगा। सैनिक और अधिकारी जो होंगे, जो भी, वो कैसे भ्रष्टाचारी नहीं होंगे। तो जहाँ मतलब संपत्ति के साम्यवाद से, परिवार के साम्यवाद से ये सारी बातें उनको लगा कि ठीक हो जाएंगी। चलिए देखेंगे स्पार्टा जो है दो ऑप्शन दूसरा जो है यहाँ पर सही है। आगे देखेंगे, प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। द रिपब्लिक, द पॉलिटिक्स, द लॉज, द टिमाओस। कौन है? तो यहाँ ऑप्शन जो है द टिमाओस, ये सही हो जाएगा। जो है वास्तविक विश्व का जो है इसमें जो टिमाओस के अंदर वास्तविक विश्व को इन्होंने स्पष्ट किया। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सारे पीजीटी लेवल पे, डिफ़िकल्टी लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनमें ही आएंगे। टीजीटी में तो ये कतई नहीं आएंगे। और हम एमपी वर्ग 1 का जो है अभी पेपर पास में है, तो उस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर रख रहे हैं। तो ये उनके लिए जो है काफ़ी काम आएंगे। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? पोलीमार्कस, एडिमेंटस, प्रोटागोरस, ग्लूकोन। कौन नहीं है? तो जो प्रोटागोरस है यही नहीं है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो प्लेटो ने बेसिकली, देख लीजिए इनके प्लेटो के बारे में थोड़ी सी बातें, कि प्लेटो ने सभी ग्रंथों की रचना संवाद शैली में की है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन था उसमें शैली पर बात हुई थी, तो ये संवाद शैली पे जो है इनकी सारी रचनाएं रची गई हैं। और यह शैली प्लेटो ने कहाँ से ली? अपने गुरु सुकरात से ली थी। संवाद शैली से तात्पर्य होता है कि मतलब जिसमें कथानक यानी कथा वस्तु यानी कि वो कहानी पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ती जाती है। और रिपब्लिक में भी कुछ पात्र थे, तो उसमें पात्र होते हैं, वही पात्रों के द्वारा सारी बातें कहलवाई जाती हैं। तो इसमें थे सुकरात, सिफेलस, पालीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाकॉन और एडिमेंटस। ये जो हैं प्लेटो ने अपनी रचनाओं में जिन पात्रों का इस्तेमाल किया वे या तो उनके समकालीन हैं या पूर्ववर्ती पीढ़ी के हैं। तो सुकरात तो उनके गुरु ही थे, और उन्होंने जो है इनका सिफेलस का भी इसमें किया था। पॉलीमार्कस हो गए, थ्रेसिमेकस हो गए, थ्रेसिमेकस ये भी हो गए। और थ्रेसिमेकस के बाद जो है ग्लोकॉन ये भी हो गए, और ग्लोकॉन के आगे जो है ये एडिमेंट्स भी ये भी हो जाते हैं। तो इतने जो है इन्होंने अपने संवाद शैली में यानी कि अपनी रचना में इतने पात्रों को इन्होंने किया था। प्रोटागोरस नहीं थे। ये जो है ये इसमें नहीं थे। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्लेटो का पुनः प्रकटन इसमें पाया जाता है। सर थॉमस मोर थे उनकी यूटोपिया में, या कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन, या बेकन का न्यू अटलांटिस। तो इन सभी में जो है प्लेटो का पुनः प्रकटन पाया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संघटकों का सही क्रम बतलाइए। जो प्लेटो ने 4 घटक बताए हैं, तो इनका सही क्रम क्या है? न्याय, साहस, संयम, बुद्धिमानी। तो इनका सही क्रम अगर हम लगाने के लिए कहें तो क्या होगा? तो जो है सद्गुण की बुद्धिमानी, फिर साहस, उसके बाद जो है बुद्धिमानी, साहस, संयम और फिर न्याय। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही हो रहा है। 4, 2, 3, 1 ये सही हो रहा है। जो प्लेटो हैं इनके अनुसार क्या है? आत्मा में 3 तत्व नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। 3 तत्व कह लें या उनको नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ कह लें। इंद्रिय तृष्णा, साहस और बुद्धि। इंद्रिय तृष्णा, साहस और बुद्धि। तो ये तीनों जब व्यक्ति में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं तभी व्यक्ति न्याय का पालन करता है। तो सबसे पहले जो है इन्होंने क्या किया था कि बुद्धि को रखा था, फिर इन्होंने साहस को रखा था, फिर इन्होंने संयम टेम्परेंस को रखा। उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें मतलब अच्छे से होंगी तभी न्याय होगा, तो न्याय आएगा। तो ये क्रम हो गया इनका कि सबसे ऊपर बुद्धिमानी में जो है कौन आ जाता है? बुद्धिमानी में आ जाएंगे शासक वर्ग आ जाएगा, फिर साहस में सैनिक वर्ग आ जाएंगे, जो साहस के सद्गुण से सैनिक वर्ग आ जाएंगे। टेम्परेंस में जो उत्पादक वर्ग होता है उनको बहुत संयम से काम लेना पड़ता है, तो वो उसमें उत्पादक वर्ग आ जाएगा। और इन तीनों के जो है सामंजस्य से न्याय होगा। ये जो है प्लेटो के अकॉर्डिंग ये सही क्रम लगेगा। ये इसके पीछे जो है ये लॉजिक था कि हम क्यों ऐसे कैसे लगा सकते हैं इसको ऑर्डर में, तो इसीलिए लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं कि सबसे पहले बुद्धिमानी, उसके बाद साहस, फिर संयम यानी कि सबसे ऊपर शासक, सैनिक, उत्पादक वर्ग, उसके बाद जब ये तीनों काम करेंगे तो न्याय। देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है। न्याय के लिए जो है ग्रीक शब्द डाइक्योसाइन है। प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना। प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानून और संस्थानों के अनुरूप है।
तो कौन सा यहाँ पर सत्य है, अभिकथन जो है कौन सा यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा सही हो रहा है, बी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो प्लेटो का रिपब्लिक है उसका केंद्रीय विषय न्याय है, और न्याय के लिए ग्रीक शब्द डाइकियोसाइन का प्रयोग जो है किया है। इसका अर्थ क्या है, सदाचरण। इसका जो है अर्थ हो जाता है, और जो है न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है रिपब्लिक में, और ये पूर्ण रूप से नैतिक अवधारणा है। जिस प्रकार की न्याय की बात जो है प्लेटो महोदय करते हैं, तो ये पूर्ण रूप से नैतिक अवधारणा है, क्योंकि न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि मानव आत्मा में अंतर्निहित एक भाव है, यानी कि एक गुण है, ऐसा प्लेटो का मानना है। तो इसीलिए एम.बी. फोस्टर ने प्लेटो के न्याय को नैतिकता बताया है। एम.बी. फोस्टर जो है प्लेटो के न्याय को नैतिकता बताते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। डाइकियोसाइन का अर्थ जो है सदाचरण है, जिसको जो है, और प्लेटो के लिए सदाचरण यानी कि नैतिकता ही न्याय है, तो इसीलिए इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया न्याय के लिए। चलिए अब देखेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीचे अभिकथन और रीजन दिया गया है, तो कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर देना है आपको। अभिकथन है, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। उसका रीजन यानी कारण ये दिया गया है। कूट की बात करें, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर असत्य, ए असत्य है, आर सत्य। दूसरा कथन जो है बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए सत्य परंतु आर असत्य, ये ऑप्शन आ जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किसमें है। यहाँ पर आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण किसमें दिया गया है। प्लेटो का रिपब्लिक, अरस्तू का पॉलिटिक्स, महाभारत का शांति पर्व, या रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो प्लेटो का रिपब्लिक है, इसी में जो है शासक के कर्तव्यों की बात की है। इसमें इन्होंने जो है दार्शनिक राजा की बात की है, यानी कि उसके समय में जो बुराइयां व्याप्त थी शासन व्यवस्था में, उन सभी बुराइयों का समाधान दार्शनिक राजा में देखा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया गया है। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही बताया गया है कि जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो दिया गया है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत इसमें जो है दिया गया है। महाभारत का शांति पर्व में ये बताया गया है कि जैसे जहाँ पर कानून और व्यवस्था नहीं होती है, तो उस राज्य या उस क्षेत्र की जो राज्य की हालत ऐसी हो जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भेंट, यानी कि बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है। ऐसा वहाँ पर माहौल हो जाता है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खा जाती है, जहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं होती। ये शांति पर्व में बताया गया है। अरस्तू का पॉलिटिक्स जो है, इसमें भी राज्य के बारे में बताया गया है, और जो 158 देशों का अध्ययन करके इसमें सारी बातें निष्कर्षों को रखा गया है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। गुफा और परछाइयाँ का विचार किससे संबंधित है। सुकरात, डेमोक्रिटस, प्लेटो या अरस्तू। तो ये प्लेटो महोदय से संबंधित है। गुफा और परछाइयाँ ये सब जो है प्लेटो महोदय से संबंधित हैं। इनके अगर दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी डेप्थ में दी गई हैं। नीचे दिए गए लेखकों में से द लॉज का लेखक कौन है। तो यहाँ द लॉज की बात हो रही है। अरिस्टोटल, प्लेटो, सेंट ऑगस्टाइन या डायसी, या फिर डायसी। तो द लॉज प्लेटो की पुस्तक है। द लॉज, द स्टेटमैन और अपॉलजी, सोक्रेटिक डायलॉग एंड रिपब्लिक, ये सारी जो हैं प्लेटो की पुस्तक हो जाएंगे। और अरिस्टोटल यानी कि अरस्तू की है पॉलिटिक्स। आगे देखेंगे। न्याय मानवीय आत्मा का गुण है तथा मन की आदत है। यह कथन किसका है। प्लेटो का, अरस्तू का, लास्की का या हॉब्स का। तो न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, ये जो है प्लेटो महोदय के द्वारा ये कहा गया है।
और इनके अनुसार जो मनुष्य की न्याय भावना दो स्तरों पर अभिव्यक्त होती है। जो यह क्या होता है, एक ओर तो व्यक्ति के आदर्श चरित्र का निर्माण होता है इससे, और दूसरी ओर एक जब व्यक्ति जो है उसका चरित्र आदर्श रहेगा तो आदर्श समाज की भी रचना हो जाती है। तो ये जो है प्लेटो से निकला हुआ कथन है। और अरस्तु जो है, प्लेटो जो है, ये राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानते हैं, वृहद रूप मानते हैं, जबकि अरस्तु मानते हैं, अरस्तु का मानना है कि ये व्यक्ति जो है, राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है। लास्की एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, और लोक कल्याणकारी राज्य के ये प्रवर्तक हैं, और प्लस ये बहुलवादी हैं। लास्की क्या है, बहुलवादी हैं। मैकाइवर क्या है, बहुलवादी हैं। हॉब्स क्या है, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, और लिवायथन इनकी पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है गोडाल्फिन को समर्पित है। आगे देखेंगे, प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित करते हैं: तात्विक ज़रूरतें, सामाजिक ज़रूरतें, आर्थिक ज़रूरतें, राजनीतिक ज़रूरतें या नैतिक ज़रूरतें। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, सामाजिक ज़रूरतें। प्लेटो क्या कहते हैं कि ये मानते हैं कि राज्यों का उद्गम सामाजिक ज़रूरतों के आधार पर होता है, और कोई भी विचारक हो तत्कालीन परिस्थितियों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। उसके दर्शन में, उसके लेख में तत्कालिक जो घटनाएं होती हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्लेटो के समय में क्या था, प्लेटो के समय में जो ये ज़रूरत थी, ये क्या थी, राजनीतिक अस्थिरता थी और सर्वव्यापक अज्ञानता थी। इसीलिए जो है प्लेटो के लिए सुव्यवस्था लाना सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक ज़रूरत बन गई थी। तो ये हो गई कि राज्यों का उद्गम कैसे होता है, सामाजिक ज़रूरतों से होता है, यानी कि जो उस समय की ज़रूरतें होती हैं उसी अकॉर्डिंग जो है दार्शनिक विचार देते हैं, और उसी पर जो है धीरे धीरे राज्य, अगर वो विचार अच्छे होते हैं तो राज्य उस पर कार्य करने लग जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि राज्यों का उद्गम क्या है, सामाजिक ज़रूरतें हैं। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह थी तुलनात्मक, निगनात्मक या मनोवैज्ञानिक या शोधेशपरक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, शोधेशपरक पद्धति का इन्होंने जो राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए इसी पद्धति का जो है प्रयोग किया था। अरस्तु ने राज्य के विकास के वर्णन के लिए इसी पद्धति का प्रयोग किया, यानी कि शोधेशपरक पद्धति का प्रयोग किया है। और अरस्तु ये सिद्ध करना चाहते थे कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है, यह एक स्वाभाविक संस्था है, और इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं। यह जो राज्य है ये सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है और उच्च है। ये कुछ मेन पॉइंट हैं। इस तरह के सेंटेंस आएंगे और आपको फंसाएंगे, इसलिए मैं उसको बता रही हूँ। तो ये क्या है, क्या मानते हैं कि सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है और उच्च है, और राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यानी कि एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म और विकास प्राकृतिक रूप से हुआ है। और ये कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने स्वभाव से ही राजकीय जीवन जीने के लिए बना है, और जो व्यक्ति जो मतलब समाज में नहीं रहता है तो वो या तो पशु है या फिर देवता, यानी कि या वो मनुष्य की श्रेणी से या तो ऊपर है या फिर नीचे है, वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही जो है एक राजनीतिक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। तो शोधेशपरक पद्धति का इन्होंने राज्य के विकास के वर्णन के लिए प्रयोग किया था। इसको सारे कॉन्सेप्ट में लिख नहीं सकती हूँ, बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, और ये सब आपको वहाँ पर पेपर में देखने को मिलेंगे, सेंटेंस के रूप में या फिर वर्ड के रूप में, कहीं ना कहीं से घुमा करके आपको ये सारी चीज़ें आनी हैं वहाँ पर। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया था, जिनमें से केवल एक ही आज विद्यमान है, और वह है कौन सा है, साइप्रस का संविधान है, अलेक्जेंड्रिया का संविधान है, मैसिडोनिया का संविधान है, स्पार्टा का संविधान है, या एथेंस का संविधान है। तो जो अरस्तु ने लगभग कितनी 400 ग्रंथों की रचना की है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि अरस्तु ने लिखा कितना है, 400 ग्रंथों की रचना की है। लेकिन हास्यास्पद है कि
इन्होंने 400 ग्रंथों की रचना की है, लेकिन इन्होंने जो है औरतों को जो है कम बुद्धि वाला समझा है। इतना महान दार्शनिक, इतना मतलब अच्छा विचारक, और जो है उनके जो है सोचना इस तरह से कि औरतों में कम बुद्धि होती है और जो है जेंट्स में ज़्यादा होती है, ऐसा इन्होंने इनकी जो है लेखन से मिलता है। फिर भी चलो आगे देखेंगे हम, टॉपिक पर आते हैं। 400 ग्रंथों की रचना की है और 400 ग्रंथों की रचना में पॉलिटिक्स इनकी जो है सबसे जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना होती है, और एथेंस का संविधान। महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी है? पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान, ये दो इनकी महत्वपूर्ण जो है रचना है। अरस्तु ने 158 संविधानों का विस्तृत अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और राज्य की स्थितियों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले थे। ठीक है, तो अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान में आगमनात्मक पद्धति है इसी को अपनाया था, और अरस्तु द्वारा अध्ययन किए गए 158 संविधान में जो वर्तमान में केवल एथेंस का संविधान विद्यमान है, यानी कि ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा। इतना सारी कहानी, इसको ध्यान से सुनना, ये कहानी बहुत काम आने वाली है आपके लिए पेपर में, क्योंकि आप जो है पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं। सब कुछ फैक्ट नहीं आएगा, वहाँ सेंटेंस आएंगे, आपको घुमाने की और आपको रुलाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी जो है इसको सुनते रहिए और दिमाग में हर चीज़ बिठाते रहिए। चलिए, अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? कानूनी न्याय पर, वितरणात्मक न्याय पर, सामाजिक न्याय पर, राजनीतिक न्याय पर या प्राकृतिक न्याय पर? तो जो अरस्तु का सार्वजनिक हित का सिद्धांत है वो जो वितरणात्मक न्याय है इस पर जो है आधारित है। वितरणात्मक न्याय है इस पर आधारित है, और एक जनतंत्र में न्याय का आधार स्वतंत्रता तथा समानता होता है। इसके विपरीत एक धनिक तंत्र में राजकीय पद धन के आधार पर प्राप्त होते हैं। अरस्तु ने क्या किया? इन दोनों मान्यताओं को ठुकरा दिया और ये माना कि जो है व्यक्ति मतलब किसमें, जिस रेशियो में राज्य के लिए कार्य करेगा उसी रेशियो में जो है उसको पद और सोपान दिए जाएंगे। और इस वितरणात्मक न्याय में ये बताया इन्होंने, ये एक प्रकार से सिद्धांत दिया कि कोई राज्य किस आधार पर अपने नागरिकों में पद एवं सम्मान का वितरण करेगा। तो यानी कि ये इन्होंने एक तरीका बताया, वहाँ पर कुछ नियम बताए कि वितरणात्मक न्याय में कोई राज्य किस आधार पर भाई अपने नागरिकों को पद एवं सम्मान का वितरण करेगा, या मूलतः सार्वजनिक हित से संबंधित सिद्धांत है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में, वो बताना है। राज्य की जैव अवधारणा, राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व, व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं। ऑप्शन आपको नीचे सुनना है, 1 और 2, 4, 3, केवल 3, केवल 4। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, जिसमें कि तीसरा सेंटेंस सही नहीं है। तो इसमें क्या है? अरस्तु के अनुसार राज्य की विशेषताएं हैं, राज्य का स्वरूप जैविक है। तो अगला है, राज्य एक क्रमिक विकास है, नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ संगठन है, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। ये सब इनकी विशेषताएं हैं, इसी के आधार पे आपको आगे के सेंटेंस छांटने होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन जो थर्ड है ये गलत है, बाकी सभी सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? फिर यहाँ पूछ रहा है, सार्वजनिक हित में शासन, विधि सम्मत शासन, इच्छुक प्रजा की सरकार या प्रजा की गरिमा से असंगत। तो कौन सा है? तो प्रजा की गरिमा से असंगत जो ऑप्शन डी है यही नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे देखेंगे हम, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। फैलिस, डिपोडेमस या हिपोडेमस या प्लेटो या उपर्युक्त सभी। तो
ये जो फेलिस हैं, हिप्पोडेमस हैं, प्लेटो हैं, इन सभी की समान जो आदर्श राज्य हैं, इनकी सभी की जो है समीक्षा की, यानी कि समीक्षात्मक अध्ययन किया, उसके प्रति अपने आप को समर्पित किया, क्योंकि ये आदर्शवादी नहीं थे, ये यथार्थवादी थे। ये ऐसे राज्य की कल्पना नहीं करते थे जो कि प्राप्त ही ना हो सके। और इन्होंने क्या किया, इनकी जो है प्लेटो का आदर्श राज्य जो है उसकी कटु आलोचना की, हिप्पोडेमस, फेलिस, इन सभी की जो है कटु आलोचना, आदर्श राज्य की कटु आलोचना की है। और फिर जब प्लेटो ने लॉज में अपना एक जो है क्या है उपराज्य बताया था, उप आदर्श राज्य, तो उसका इन्होंने समर्थन किया था। लेकिन पहले वाले राज्य की, जिसमें साम्यवाद वगैरह और शिक्षा वगैरह का सिद्धांत दिया गया था, जो बिल्कुल आदर्शवादी था, धरातल पर संभव ही नहीं हो सकता था, उसकी इन्होंने कटी आलोचना करी थी। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। इन सभी की जो है समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने आप को समर्पित किया था। आगे देखेंगे, अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पुरुष स्वभाव से असमान है, उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता, स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं, दास प्रथा उचित सिद्ध की गई क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है। तो पुरुष स्वभाव से असमान है, यानी कि पुरुष जो है श्रेष्ठ है और स्त्री जो है निम्न है, तो ये भी सही है। उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता, ये भी सही है। जो दास, बच्चे और स्त्रियां हैं, ये निम्न हैं पुरुष से, उस मालिक से, तो ये सब जो है उसके अधीनस्थ रहेंगे। स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होते, ये भी अरस्तु के अनुसार तीनों जो है सही हैं। ये जो दास प्रथा उचित सिद्ध की गई क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियाँ नहीं दिलाती है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी जो है गलत हो जाता है। दास जो दास है उसको अरस्तु ने मनुष्य की श्रेणी में न रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है। ये कहते हैं कि दास परिवार की संपत्ति है, यानी कि उसका उपकरण है। और उसने परिवार के प्रमुख अंग में किसको किसको रखा है? स्वामी को रखा है, सेवक को रखा है, और पति को रखना है, और पत्नी को रखा है, पिता को रखा है, और संतति यानी कि बच्चे रखे गए हैं। तो ये सभी चीज़ें रखे गए हैं। उसने स्त्रियों को पुरुषों को अधीनस्थ माना है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम जो हमारे मिक्स क्वेश्चन हैं ये जो हैं ये समाप्त हो गए हैं, और सॉरी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और मिक्स क्वेश्चन में हम यानी कि सारे टॉपिक को लेंगे और देखेंगे कि क्या कैसे होता है। और आप भी इस बीच काफ़ी थक गए होंगे, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करें, थोड़ा सा पानी पिएं, चाय पिएं, थोड़ा सा इधर उधर टहलें, 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर के 5 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर आ जाएं। और फिर जो है, क्योंकि फोकस ज़रूरी है, अगर मन थक गया है फिर पढ़ेंगे, अगर कुछ आप पूरा ग्रैब नहीं कर रहे हैं तो फिर टाइम देने का फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा 5 मिनट आप अपने लिए निकाल लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ मिक्स क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस पुस्तक में ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में, या मॉडर्न स्टेट में? किसमें किया गया है? तो जो ऑस्टिन का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत है वो लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो है दिया गया है, और इसी में इन्होंने अपनी एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। और ये एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के जो है जनक माने जाते हैं। संप्रभुता की अवधारणा को सर्वप्रथम बोधा ने प्रतिपादित किया है अपनी पुस्तक 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग रिपब्लिक, इसमें दिया था। उसको हॉब्स ने आगे बढ़ाया, ऑस्टिन ने उसे चरम सीमा पर पहुंचाया, यानी कि ऑस्टिन ने उस पर बहुत वर्क किया। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है? सीले ने कहा, कांट ने कहा, हीगल ने कहा, या लास्की ने कहा? जो यहाँ पर है तो ऑप्शन ए जो सही होगा, सीले ने ऐसा कहा है। कांट और हीगल नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी? नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता की ये बात करते हैं। और अगर हम लास्की की बात करें तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रवर्तक हैं, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता की बात ये करते हैं। लास्की जो है स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? उचित अवसरों की उपस्थिति मानता है, यानी कि
उचित अवसरों की उपस्थिति ही स्वतंत्रता है। कांट स्वतंत्रता को स्वयं शासित कर्तव्यों के संदर्भ में देखते हैं। कांट आदर्शवादी हैं और स्वतंत्रता ये कहते हैं कि स्वतंत्रता वही है कि अपने आप पे जो है शासन रखो, नियंत्रण रखो, अपने आप को डिसिप्लिन रखो, वही जो है स्वतंत्रता है। यानी कि अपने कार्यों को खुद ही डिसिप्लिन कर लो, वही स्वतंत्रता है। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है? किसने कहा है? टी.एच. ग्रीन ने कहा है, या जी.डी.एच. कोल ने कहा है, या हैरोल्ड जे. लास्की ने कहा है, या कार्ल मार्क्स ने कहा है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये मानते हैं कि मानव की पूर्ण मुक्ति तथा स्वतंत्रता निजी संपत्ति को समाप्त किए बगैर नहीं हो सकती है, और निजी संपत्ति के उन्मूलन के बिना आर्थिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसी ने जो इन्होंने कहा है कि बिना जो है आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता एक कोरा भ्रम है या एक पुराण कथा है, ऐसा इन्होंने बोला है। और ये बात इन्होंने ऑन द जेविश क्वेश्चन, अपनी पुस्तक जो है ऑन द जेविश क्वेश्चन इसी में इन्होंने सारी बातें कही। हैरोल्ड जे. लास्की लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं और ये बहुलवादी विचारक हैं, और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक का नाम है। जी.डी.एच. कोल की बात करें तो जी.डी.एच. कोल जो हैं ये श्रेणी समाजवाद के जनक हैं। टी.एच. ग्रीन की बात करें तो सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं ये, और ब्रिटिश आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं। ब्रिटिश आदर्शवाद जर्मन आदर्शवाद से बचने के लिए, इंग्लैंड को बचाने के लिए जर्मन आदर्शवाद जो कि हेगल का था, उससे बचाने के लिए ब्रिटिश आदर्शवाद जो है इंग्लैंड में लेकर आए, और ब्रिटिश आदर्शवाद को ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ हो गई। ऑप्शन डी जो है सही है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य मार्क्सवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं स्पष्ट करता है? राज्य एक वर्ग है। राज्य का स्वरूप आर्थिक संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करता है। राज्य के शोषणकारी स्वरूप में परिवर्तन क्रांति द्वारा संभव है। उपरोक्त सभी। तो जो वक्तव्य मार्क्सवादी सिद्धांत है इसके अनुसार सारे वक्तव्य ये सही हैं, क्योंकि ये राज्य को शोषणकारी स्वरूप के रूप में मानता है और कहता है कि इसमें परिवर्तन जो होगा क्रांति के द्वारा होगा। सर्वहारा जो वर्ग है वो क्रांति लेकर आएगा और सर्वहारा की सरकार, सारे पूंजीपति नष्ट हो जाएंगे और सर्वहारा की सरकार जो है बनेगी। और राज्य एक वर्ग संस्था है, यानी कि हमेशा से ही जो है राज्य एक वर्ग संस्था है जिसमें दो वर्ग होते हैं। एक जो है जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है, दूसरा जो होता है जिसके पास श्रम होता है, यानी कि श्रमिक होता है। तो हमेशा जो है समाज में दो वर्ग होते ही होते हैं। इनके अकॉर्डिंग राज्य का स्वरूप आर्थिक संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करता है, यानी कि ये जो भौतिक ढांचा है राज्य का, उसको ये मेन मानते हैं कि उसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं वो किस तरह से डिवाइड हुए हैं उस पर सारी चीज़ें जो हैं निर्भर करती हैं। और क्रांति होगी, सर्वहारा वर्ग क्रांति लाएगा, पूंजीवाद, सारे जो पूंजीवादी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक ट्रांजैक्शन पीरियड आएगा, उसको समाजवाद बोलेंगे, उसमें कुछ पूंजीपति ख़त्म हो जाएंगे और राज्य की जो मशीनरी बची होगी उसी का इस्तेमाल करके जो बचे हुए पूंजीपति होंगे उनको भी ख़त्म करके और जो है एक राज्य रहित, वर्ग रहित और शोषण रहित जो है समाज की स्थापना की जाएगी। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादियों के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का कार्य नहीं है? समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य कौन सा नहीं है? कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, उत्पादन के साधनों का नियंत्रण व प्रबंधन, शिक्षा को प्रोत्साहन, सामाजिक बुराइयों को दूर करना। ऑप्शन जो है यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें ये जो है सबसे उचित बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि जो है समाजवादी जो है समस्त साधनों पर राज्य का नियंत्रण चाहते हैं और वो कहते हैं कि ये सभी जो है
समस्त संसाधनों का उपयोग करेगा तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करेगा। और जो है उदारवादी क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो राज्य है वो कानून और व्यवस्था स्थापित करेगा। तो उदारवादी एक न्यूनतम राज्य की वकालत करते हैं जिसमें कि कानून और व्यवस्था सिर्फ उसको कार्य दिया गया है, जबकि समाजवादी क्या करते हैं, एक बृहत राज्य की डिमांड करते हैं जो कि व्यक्ति के हित के लिए समस्त उत्पादन करेगा, यानी कि समस्त कार्य करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही मिलित नहीं है? सत्य की प्रभुसत्ता M.K. गांधी, नव मानवतावाद अरविंद घोष, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही V.I. लेनिन, नव प्रजातंत्र माओ जेडोंग। तो कौन सा सही मिलित नहीं है? तो ये सभी सही मिलित है। ऑप्शन बी जो है यही जो है मिलित नहीं, क्योंकि नव मानवतावाद का विचार M.N. रॉय द्वारा दिया गया था, अरविंद घोष के द्वारा नहीं दिया गया था। ये किसने दिया था? M.N. रॉय द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत अधिक महत्व देता है सामाजिक प्रगति को, आंतरिक विकास को, भौतिक उन्नति को या शारीरिक विकास को? तो जो सामाजिक न्याय, जो अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए ग्रीन ने क्या कहा है कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। फिर से सुन लीजिए, ग्रीन ने कहा है अधिकार मनुष्य की आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि आदर्शवादी सिद्धांत है आंतरिक विकास को जो है महत्व देता है। देखते हैं अधिकार का जो है आदर्शवादी सिद्धांत ये आंतरिक विकास को महत्व देता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? सेशन को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोगों का इसका बेनिफिट मिल सके। और जो है इस क्लास को सभी के साथ शेयर कर लीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके प्लेटफॉर्म हैं, उन सभी पे शेयर करते रहें। देखेंगे सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या है। राष्ट्रीय हित है, सामाजिक हित है, गरीब का हित है, जाति का हित है। किसका है? तो अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ये सामाजिक हित, इसका क्या है? सामाजिक हित। तो सामाजिक न्याय का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो ये समाज में लाभों तथा दायित्वों का वितरण पूरे समाज में किया जाता है। और यह न्याय है मूलतः मानवीय आवश्यकता पर आधारित न्याय होता है। तो मानवीय आवश्यकता पर आधारित होता है, यानी कि जिनको आवश्यकता है उनके लिए इसमें सोचा जाता है। तो मानवीय आवश्यकता पर आधारित ये न्याय होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की एक मौलिक विशेषता है। क्या है? विभाज्यता, अनन्यता या अहस्तांतरणीयता या पूर्णता। तो अगर हम बात करें बहुलवादी संप्रभुता की अवधारणा की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि बहुलवादी कहते हैं कि समाज में शक्ति के अनेक स्रोत हैं। लास्की ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि समाज संघात्मक है तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। तो इनके अनुसार क्या है? संप्रभुता विभाज्य है, यानी कि उसका विभाजन होना चाहिए। तो संप्रभुता विभाज्य है, ये बहुलवादी की अवधारणा है। और बाकी सब क्या है? ये अनन्यता, अहस्तांतरणता ये और ये पूर्णता, ये एकलवादी संप्रभुता की अवधारणाएं हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रभुता एक विशिष्टता है। किसकी है? जनता की है, राज्य की है, सरकार की है या संसद की है? तो संप्रभुता विशिष्टता है या एक विशेषता है किसकी? राज्य की है। कैसे? क्योंकि राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं। जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। तो यही जो है राज्य की, इसको प्राण तत्व भी कहा जाता है। प्राण तत्व, राज्य का प्राण तत्व, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है राज्य की, इसको प्राण तत्व कहा जाता है। ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यापक संदर्भ में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया है? प्लेटो ने, मिल ने, रॉल्स ने, बार्कर ने।
तो व्यापक संदर्भ में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया है? तो अगर हम व्यापक संदर्भ में बात करें तो रॉल्स महोदय यानी कि जॉन रॉल्स, इन्होंने जो है दिया है। इन्होंने रॉल्स ने क्या किया है कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का खंडन किया है। उपयोगितावादी सिद्धांत में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी कि अगर कुछ व्यक्ति उस मतलब सुख से या उस सुविधा से बच रहे हैं तो कोई बात नहीं, अधिकतम व्यक्ति होने चाहिए, ऐसा उपयोगितावादी सिद्धांत कहता है। तो इन्होंने इसका खंडन किया है और ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय सिद्धांत की बात की है, जिसमें सभी के लिए जो है आवश्यकता के अनुसार वितरण की बात करी है इन्होंने। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है इनकी पुस्तक का नाम है। इसी में इन्होंने अपने न्याय संबंधी जो है विचार दिया है। इनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप कोर्स वीडियो में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। रॉल्स के बारे में बनाया है मैंने। मिल क्या है? मिल जो है स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। स्वपरक अन्यपरक जो कार्य हैं वो दो भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। स्वपरक पर कोई नियंत्रण नहीं लगेगा, अन्यपरक कार्यों पर राज्य नियंत्रण लगा सकता है। और ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेटमैन है, अपोलजी है एंड सोक्रेटिक डायलॉग्स है। और ये सारी पुस्तकें जो हैं प्लेटो की हैं और ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांतवादी राजनीति में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग का समर्थन करता है? ग्राहम वॉलस या रॉबर्ट डाहल, डेविड ईस्टन, लिफसेट। कौन करता है? तो जो ग्राहम वॉलस हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ग्राहम वॉलस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स के माध्यम से राजनीति में मनोविज्ञान के उपयोग पर बल दिया है। तो इनकी पुस्तक का नाम देख लेते हैं, बाकी आप सुन लीजिए। तो इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये इनकी पुस्तक का नाम है और इसी में इन्होंने ये बातें बताई हैं कि जो है राजनीति में मनोविज्ञान के उपयोग पर बल दिया है। और इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। लोगों की मानसिकता तथा उसके राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान आवश्यक है। तो अगर राजनीतिक व्यवहार का जो है अध्ययन करना है तो मनोविज्ञान आवश्यक है, क्योंकि मनोविज्ञान की सहायता से जो है लोगों के व्यवहार को ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। तो ये बात जो है ग्राहम वॉलस से संबंधित है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रभुता शब्द के उद्भव में निम्नलिखित में से किस भाषा का योगदान है? ग्रीक का है, रोमन का है, चीनी का है या लैटिन का है? तो अगर हम संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ये सुपर एनस शब्द से हुई, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। देख लेते हैं इसका शब्द। सुपर एनस जो है, सुपर एनस इनकी जो है ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसी शब्द से जो है संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च या श्रेष्ठ। इसका अर्थ होता है सर्वोच्च या श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो फ्रांसीसी विचारक जीन बोदा करते हैं। और कब किया था इन्होंने? 1576 यानी 76 में अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। क्योंकि संप्रभुता की अवधारणा जो है सबसे पहले बोदा के द्वारा ही दी गई थी, अपनी इसी पुस्तक में दी गई थी। 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में दिया गया था। तो संप्रभुता शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। ये लैटिन भाषा का शब्द है, सुपर एनस से लिया गया है, सर्वोच्च इसका मतलब है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग सेशन को। और आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? सामान्य इच्छा की विशेषता कौन नहीं? अस्थायी, अचूक, अविभाज्य, उचित। तो सामान्य इच्छा जो है अचूक होती, अविभाज्य होती है और हमेशा उचित होती, क्योंकि ये सामाजिक हित में होती है। तो ये जो है अस्थायी, ये अस्थायी नहीं होती बल्कि स्थायी होती है। तो रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा
हस्तांतरण नहीं हो सकती है। यह जो अविभाज्य भी है, यानी कि इसका विभाजन नहीं हो सकता है, क्योंकि इच्छा या तो सामान्य होगी या नहीं होगी। और सामान्य तौर पर इच्छा की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है किसकी तरफ से, रूसो की तरफ से, जिसमें है अखंडता, अद्वैयता, अविच्छेदता, सर्वोच्च, निरंकुश, स्वार्थ, लोक कल्याणकारी। तो ये सारी बातें इसकी होती हैं, देख लेते हैं। अखंडता, अविच्छेदता, यानी कि इसका विभाजन नहीं हो सकता है, इसको विच्छेदित नहीं किया जा सकता है। अद्वैयता, अद्वैयता होता है। सर्वोच्च है, ये सर्वोच्च है। सामाजिक हित पर रहती है तो लोक कल्याणकारी है, हमने अभी बताया कि सामाजिक हित पे आधारित होती है, तो ये लोक कल्याणकारी भी हो गई। और निरंकुश होती है, निरंकुश भी होती है ये। यहाँ पे जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? ग्रोशियस ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एडम स्मिथ ने या लास्की ने? तो व्यक्तिवाद को ही शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद के नाम से जाना जाता है। और ये जो नकारात्मक उदारवाद है, ये न्यूनतम राज्य की बात करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। स्पेंसर ने प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हुए योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। तो ये जो व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य जो है किसने, ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। और इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। इसमें बताते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, जिसमें क्षमता होगी, स्किल होगी, तो वो जीवित रहेगा, अदरवाइज जो है मर खप जाएगा। तो इन्होंने डार्विन का सिद्धांत दिया है, जैसे कि वो डायनासोर वगैरह मर जाते हैं, तो जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो यही उसी पर आधारित इन्होंने जो है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। और ये व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य इन्होंने ही प्रस्तुत किया है। और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक माने जाते हैं ये, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के ये जनक हैं, ये ध्यान देने वाला फैक्ट है। एडम स्मिथ की बात कर लें तो वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है। और इसी में इन्होंने जो है लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया है, जिसमें कि बताया है कि सभी व्यक्ति को खुली छूट, मतलब बाज़ार में खुली छूट दी जाए, ताकि सभी व्यक्ति अपनी आय में बढ़ोतरी करेंगे तो राष्ट्र की आय जो है अपने आप बढ़ जाएगी। और राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है राज्य के लिए इन्होंने। लास्की की बात करें तो ये बहुलवादी हैं, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, और लोक कल्याणकारी राज्य के ये प्रवर्तक हैं। ग्रोशियस की बात करें तो बाह्य संप्रभुता के ये समर्थक हैं, बाह्य संप्रभुता के ये जनक हैं, संप्रभुता के ये जनक हैं। और अगर हम यहीं पर गार्नर की बात कर लें तो गार्नर क्या है, आंतरिक संप्रभुता के जनक हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन किया सामाजिक सुधारों के लिए, स्वतंत्र चिकित्सा के लिए, स्वतंत्र शिक्षा के लिए, चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने अभिवचन किया, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिंतन, लेखन, अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन की स्वतंत्रता। समझते हैं कैसे ये सही होगा। जो उदारवाद का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप हो, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र है। तो राजनीतिक उदारवाद का अर्थ है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से अपनी विचारधाराओं का पोषण करने के लिए स्वतंत्र है। विचारधाराओं का पोषण किससे होता है, चिंतन से होता है, लेखन से होता है, अभिव्यक्ति जो है यानी कि लेखन तथा प्रकाशन के माध्यम से होता है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कैसे सही हो गया, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ हर एक का रीजन दे दूँ कि ये क्यों सही हो रहा है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है। एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है।
एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी होता है। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो जो है कथन, एक जो समाजवाद के बारे में आपको यहाँ पे जो है सही कथन है वो ढूंढना है। तो एक समाजवादी राज्य क्या करता है कि भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, यानी कि उत्पादन के साधनों पर अपना नियंत्रण करके पूरे समाज का, यानी कि समाज के सभी वर्गों का हित करना चाहता है, उनका सदुपयोग करना चाहता है। ऐसा नहीं कि किसी के एक हाथों में जो है सारे साधन चले जाएं, बाकी के लोग थोड़ी थोड़ी जो है मतलब गरीब हो जाएं। तो ये चीज़ ये नहीं चाहता है, यानी कि जो सामाजिक असमानता है उसे दूर करना चाहता है, समाज में समानता लाना चाहता है। तो नियंत्रण जो है अपने हाथ में रखना चाहता है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। थक गए हैं तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा चाय पानी पिएं और क्या करें कि वीडियो को लाइक भी करें। ये भी एक काम है पॉज के साथ साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है? एंजल्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, हैबरमास ने। तो लेनिन ने, व्यवहारिक प्रयोग में लेनिन ने सबसे ज़्यादा जो है क्या किया है कि योगदान दिया है। 1917 की रूसी क्रांति जो है किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा ही लाई जाती है। और इसमें जो है मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारा जाता है, यानी कि उसको फॉलो प्लान में लिया जाता है। तो लेनिन की पुस्तक की बात करें तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी पुस्तक है। और इनको मार्क्सवादी व्यवहारवादी मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक भी जो है कहा जाता है। तो लेनिन महोदय से संबंधित ये बातें हो गई। स्टालिन क्या है? जो मार्क्सवाद है उसको एक व्यवहारिक रूप देने में, मार्क्स के विचारों को व्यवहार में लागू करने का श्रेय कौन कौन है, किसको किसको जाता है? लेनिन को जाता है, माओ को जाता है, स्टालिन को जाता है, ट्राटस्की को जाता है, फिदेल कास्त्रो, ये इन सभी जो है क्रांतिकारी शासकों को जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है लेनिन को जाता है। लेनिन का योगदान सबसे अधिक है। एंजल्स क्या थे? एंजल्स जो थे मार्क्स के दोस्त थे, जो कि बराबर उनके जितने सिद्धांत थे, जितने कार्य थे उसमें बराबर इनकी हेल्प करते रहे। ये एक पूंजीपति के बेटे थे, लेकिन फिर भी जो मज़दूरों की दशा थी उससे ये दुखी रहते थे, तो पूंजीपतियों का साथ ना देकर इन्होंने मज़दूरों का साथ दिया था। स्टालिन क्या थे? स्टालिन और ट्राटस्की लेनिन के उत्तराधिकारी थे, और दोनों में संघर्ष हुआ जब लेनिन की मृत्यु के बाद। तो स्टालिन जो है सत्ता को पाने में कामयाब होते हैं, और स्टालिन ने जो है एक देश में समाजवाद का नारा दिया था। एक देश में समाजवाद का नारा दिया था। ट्राटस्की ने निरंतर क्रांति का नारा दिया था। एक देश में निरंतर क्रांति का नारा दिया था। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? प्रतिस्पर्धा समूह, पराधीन वर्ग, वर्ग संघर्ष, वर्गविहीन समाज। तो उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित कौन सा है वो आपको देखना है। तो उदारवाद का जैसे ही नाम आता है वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्ति को खुली छूट दी जाती है। उदारवाद मुक्त बाजार व्यवस्था की वकालत करता है, जिसमें खुली प्रतियोगिता होती है तथा विभिन्न जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वो समूह में हिस्सा लेते हैं, और यह यद्भाव्यम की नीति पर आधारित होती है। ये क्या करती है? व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है। जबकि जो मार्क्सवाद है ये पराधीन वर्ग, यानी कि वर्ग संघर्ष, वर्गविहीन समाज की बात करते हैं। ये जो सारी बातें हैं ये किससे हैं? ये मार्क्सवाद से संबंधित है, यानी कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है उससे संबंधित है। ये पराधीन वर्ग, वर्ग संघर्ष, वर्गविहीन समाज, ये मार्क्स की बातें हैं। और प्रतिस्पर्धा समूह जो है समूह सिद्धांत से संबंधित है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फासीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है। किसको करता है? दल को करता है, सेना को करता है, राष्ट्र को करता है, नेता को करता है। यहाँ फासीवाद की बात हो रही है, तो फासीवाद जो है सबसे अधिक महत्व जो है राष्ट्र को देता है। सबसे ज़्यादा महत्व फासीवाद जो है राष्ट्र को देता है। ये अस्तित्व मूल रूप से अस्तित्व में कब आता है? ऐसा नहीं कि कभी ये विद्यमान नहीं था, लेकिन एक खुले रूप से, प्रत्यक्ष रूप से और पूरे मतलब बहुत ज़्यादा जो है उभरे हुए रूप में 28 अक्टूबर 1922 को इटली में आया। कब आया? 28 अक्टूबर 1922 में आया। फासीवाद का आधार क्या है कि बुद्धिवाद के खिलाफ
इसके विचार हैं कि बुद्धिवाद के ये खिलाफ है, मिथ्यावाद, अंधराष्ट्रवाद। तो देख लेते हैं फासीवाद की बातें क्या है। बुद्धिवाद के खिलाफ है, अंधराष्ट्रवाद है, अंधराष्ट्रवाद है, और क्या है, इसमें युद्ध प्रेम रहता है, यानी कि युद्ध प्रेम कहता है कि जैसे स्त्रियों के लिए मातृत्व है वैसे पुरुषों के लिए युद्ध है, इतना इनको युद्ध से प्रेम है। सर्वशक्तिमान राज्य, यानी कि राज्य को जो है सर्वशक्तिमान मानता है, और साथ में समाजवाद तथा साम्यवाद का ये विरोध करता है। तो ये सारे इनकी विशेषताएं हैं किसकी, फासीवाद की। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? टी.एच. ग्रीन है, जॉन लॉक है, एच.जे. लास्की या महात्मा गांधी हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं जॉन लॉक महोदय हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। लॉक जो हैं उदारवाद के जनक हैं, कई बार हमने बताया है कि ये उदारवाद के भी जनक हैं, और इन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात की है जिनमें 3 प्राकृतिक अधिकार इन्होंने बताए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है इन्होंने बताया है। संपत्ति के अधिकार को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना है, और जीवन और स्वतंत्रता इसी में समाहित माना है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। जॉन लॉक ने क्या किया है कि श्रम का सिद्धांत दिया है। देख लीजिए, ये सब रिवीजन है, सब इम्पॉर्टेंट है। श्रम का सिद्धांत दिया है, इसमें ये क्या बताते हैं, इनकी थ्योरी क्या है, ये बताते हैं कि जो कोई सार्वजनिक वस्तु होती है उसमें व्यक्ति अपना निजी श्रम मिला करके उस वस्तु को निजी बना लेता है, और जब वस्तु जो निजी बन जाती है तो कोई उस वस्तु को छीन नहीं सकता, यानी कि किसी का अधिकार नहीं कि वो वस्तु छीन ले, क्योंकि व्यक्ति ने उसमें निजी श्रम डाल के उसे अपना बना लिया है। ये इनकी श्रम सिद्धांत जो है उसकी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। टी.एच. ग्रीन क्या है, सकारात्मक उदारवाद के जनक माने जाते हैं, ब्रिटिश आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं, और ब्रिटिश आदर्शवाद को ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से जाना जाता है। एच.जे. लास्की क्या है, ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं, और इनका क्या है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक का नाम है। महात्मा गांधी की बात करें तो यंग इंडिया, हिंद स्वराज, ये सब जो हैं इनकी यंग इंडिया, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सब इनकी किताबें हैं। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये इनकी आत्मकथा है, ये आत्मकथा। तो आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो है बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर बात हो रही है मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। तो निजी संपत्ति, पूंजीवाद, विशिष्ट अधिकारी तंत्र, सार्वजनिक ऋण का अनुबंध। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ निजी संपत्ति, ये सही हो जाएगा। जो एंगल्स हैं, यानी कि आप उनको एंजल्स भी कह सकते हैं, कई लोग उनको एंगल्स कहते हैं, तो इन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इनकी पुस्तक देख लीजिए, आ जाता है ये भी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये इनकी पुस्तक है। इसी में इन्होंने बताया है कि जो है राज्य की उत्पत्ति आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज वर्ग विभाजित होता है, और एक वर्ग जो वो होता है जो संपत्ति का स्वामी होता है, दूसरा वर्ग संपत्ति विहीन होता है, यानी कि वो मजदूर होता है, उसको अपना श्रम, उसके पास श्रम होता है, वो किसी चाहे किसान हो, मतलब जो सामंत और मजदूर किसान थे उसमें बात कर लीजिए, या पूंजीपति और मजदूर में बात कर लीजिए, एक व्यक्ति संपत्ति का मालिक, दूसरा श्रमिक होता है। और अब जब निजी संपत्ति का अंत नहीं होता है तब शोषण होता रहेगा और राज्य अस्तित्व में बना रहेगा। निजी संपत्ति
का अंत होने के बाद शोषण बंद होगा और राज्य का अंत जो है हो जाएगा, ऐसा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा से किसका नाम संबंधित है? रॉल्स, बर्लिन, हेयक, नॉजिक। किसका है? तो इससे जो है जॉन रॉल्स, क्योंकि इन्होंने जो है न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, जॉन रॉल्स ने। और जस्टिस एज फेयरनेस ये इन्हीं का सिद्धांत है या इन्हीं की अवधारणा है। तो जो रॉल्स हैं अपनी ये अवधारणा किस में देते हैं? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस की अवधारणा का विकास किया है और उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है और वितरणात्मक संबंधी न्याय की वकालत की है। तो इन्होंने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक का नाम है। और इनका न्याय कैसा है? शुद्ध प्रक्रियात्मक वितरणात्मक न्याय की इन्होंने वकालत की है। तो ये बातें हो गई इनसे संबंधित। और जस्टिस एज फेयरनेस का इसी बुक में जिक्र किया गया है। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्रक्रियात्मक न्याय, नैतिक मूल्यवत्ता, व्यक्ति की गरिमा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। यही है, क्योंकि अभी अभी हमने बात की थी कि रॉल्स ने जो है बेंथम के सिद्धांत, जो उपयोगितावादी सिद्धांत था, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अगर आप चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आंसर आपके बहुत अच्छे से निकलेंगे। क्योंकि इतना मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अगर ध्यान से सुनेंगे, इसलिए कहती हूँ चाय कॉफ़ी लेके बैठिए, रिफ्रेश होके, बार बार बीच में रिफ्रेश होके सारी चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। तो अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसने बेंथम के अधिकतम उपयोगितावादी सिद्धांत, जिसमें कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की गई थी, उसका खंडन किया था। तो बाकी के तीनों जो प्रक्रियात्मक न्याय है, नैतिक मूल्य और मूल्यवत्ता है, व्यक्ति की गरिमा है, ये सब रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है नहीं। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ग्राम्सी, लेनिन, माओ, नॉजिक। तो ये नॉजिक महोदय जो हैं, ये जो है मार्क्सवादी विचारक नहीं है। लेनिन तो हैं ही, क्योंकि इनको तो मतलब इनका महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि सबसे ज़्यादा योगदान इनका मार्क्सवादी विचारों को धरातल लाने में है। स्टेट एंड रिवोल्यूशन इनकी पुस्तक का नाम है। और माओ ने भी इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। चीन में जो है चीन की क्रांति 1949 में माओ के नेतृत्व में आई और फिर वहाँ पर जो है साम्यवादी व्यवस्था का स्थापना की गई। जो साम्यवादी समाजवादी आर्थिक व्यवस्था थी, प्रणाली थी, उसको अपनाया गया। और माओ की बात करें तो ये सांस्कृतिक क्रांति की ये वकालत करते हैं। और सांस्कृतिक क्रांति किससे संबंधित है? तो माओ से संबंधित है। आता है क्वेश्चन, सांस्कृतिक क्रांति किससे संबंधित है? तो आप माओ को टिक करेंगे। ग्राम्सी को मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक कहा जाता है, यानी कि इन्होंने मार्क्स के जो विचार थे उसमें इन्होंने संशोधन किया था। तो मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक ग्राम्सी को कहा जाता है। तो इसमें जो है मार्क्सवादी विचारक कौन नहीं है? तो नॉजिक नहीं है। ये गोला जो है सर्कल में हटा देती हूँ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑप्शन कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर जो है नॉजिक महोदय हैं, ये मार्क्सवादी विचारक नहीं है। बाकी माओ हैं, लेनिन है, ग्राम्सी हैं, ये सभी जो हैं मार्क्सवादी विचारक हैं। थोड़ा सा यहाँ नॉजिक के बारे में आप जान लीजिए कि रॉबर्ट नॉजिक को स्वतंत्रतावादी के रूप में जाना जाता है और इनकी पुस्तक है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इनकी पुस्तक देख लें, अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और जिसमें इन्होंने नकारात्मक उदारवाद के सिद्धांत तथा यदभाव्यम नीति यानी कि रात प्रहरी राज्य की संकल्पना पर बल दिया है। यदभावम ये एक वर्ड है, भाव्यम नीति,
यद्भावम नेति, ये एक वर्ड है। इसका मतलब है रात्रि प्रहरी, यानी कि जो राज्य है उसको सीमित कार्य दिए जाएं, कानून और व्यवस्था, बस इतना ही जो है, यानी कि बहुत सीमित कार्य दिए जाएंगे, बाकी व्यक्ति को स्वतंत्र रखा जाएगा। व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप राज्य को करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यानी कि रात्रि प्रहरी राज्य की संकल्पना पर इन्होंने बल दिया, उसका समर्थन किया है कि राज्य जो है एक रात्रि प्रहरी की तरह ही है। तो यद्भावम या रात्रि प्रहरी राज्य की संकल्पना जो है, इस पर इन्होंने समर्थन किया है, इस पर इन्होंने बल दिया है। तो देखेंगे आगे। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए, टॉपिक वाइज जो थे, और मिक्स सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो चीज़ें नई लगे, डिफ़िकल्ट लगे, उसको जो है 2-4 बार सुन लेंगे, वीडियो को बार बार पीछे करके, रोक करके, और फिर बार बार उसको सुनेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी। आई थिंक मैंने उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की हर चीज़ को कोशिश की है। यदि उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। जितना ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं, मेरा कंटेंट जो है अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, उनके बेनिफिट में है, तो मैं और ज़्यादा उसमें मेहनत करूँगी और ज़्यादा अच्छे कंटेंट के साथ आऊँगी, और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। तो आप जो है अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सफलता को प्राप्त करिए। धन्यवाद।